दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई है। लेकिन भारत इस जीरो टॉलरेंस की रणनीति में क्या-क्या स्टेप्स ले सकता है? आज अब इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। पहला स्टेप हम ये ले सकते हैं कि भारत की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको कोऑर्डिनेट आपस में अच्छे से किया जाए, उनको स्ट्रेंथन दिया जाए। देखिए दोस्तों, आतंकवाद का कोई बाउंड्री नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी उनकी एक बाउंड्री होती है, उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल और स्टेट की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका जो समन्वय है, वो काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें एआई ड्रिवन डाटाबेस भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम नेट ग्रिड क्या है, तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जो 2008 में मुंबई अटैक के बाद बनाया था, लेकिन रिसेंटली रिसेंटली का मतलब 2020 में ये ऑपरेशनल हुआ है। उसके बाद हमने एनकॉर्ड बनाया 2016 में। एनकॉर्ड क्या है? ये है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को जैसे कि नाम से समझ में आता है कि ड्रग रिलेटेड सारे केसेस के सारे जानकारी रखता होगा। इसके साथ ही इसमें एक छोटा सा पोर्टल है निदान। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ये क्या है? रियल टाइम इंटेल शेयरिंग करता है। साथ ही साथ हमने यह कोशिश की है और इस पर हम काम कर भी रहे हैं कि हम एक नेशनल मेमोरी बैंक बनाया जा सके, जिससे हम सारे क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स का रिकॉर्ड उसमें रख सके। हमें अपनी दूसरी जो आर्म फोर्सेस है, जैसे एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरी स्पेशल फोर्सेस है रैपिड रिस्पांस के लिए, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि वह जब भी टेररिज्म का कोई बात आए, जब भी टेररिज्म का कोई वाकया हो, तो उस पर जल्दी से वो रैपिड एक्शन ले सके। दूसरा पॉइंट है, भारत को अपने जो बॉर्डर है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा और इमिग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, भारत को हमेशा अपने बॉर्डर्स पे हमेशा टाइट सर्विलेंस करना पड़ेगा, स्मार्ट फेंसिंग करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अभी भारत की बाउंड्री पे कई जगह जो बॉर्डर के डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो बहुत सारे देशों के साथ है। पाकिस्तान के साथ तो है ही, चाइना के साथ भी है, और कभी कभी जो है वह हम नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो हमें अपने बॉर्डर की जो फेंसिंग है उसको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। हमें अपने बॉर्डर को हाईटेक तरीकों से वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आप ऑल वेदर उस पर एक वॉच डॉग की तरह अपने आप बॉर्डर पे आप नजर रख सकोगे। इसके साथ ही हमें इन्फिल्ट्रेशन जो है टेररिस्ट का होता है, आर्म्स के होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उन सब पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ये बोलते वक्त मुझे ए के भारती साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की एक पंक्ति दोहराई थी। वो क्या था कि भय बिना होए न प्रीत। अर्थात इसका मतलब है कि हमें हमारी सेना को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, जो हमारे एडवर्सरीज, हमारे दुश्मन है, उनके मन में एक भय तो रहे कि अगर भारत पे हम हमला करेंगे तो भारत भी बहुत तगड़ा जवाब देगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें इंडक्शन करने पड़ेंगे अच्छे अच्छे ड्रोन्स के। S-400 जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल होने चाहिए, राफाल या जो अभी भारत लेटेस्ट 5th जनरेशन के प्लेन खरीदने वाला है, वो चिनूक, और बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री के जो वेपन्स हैं वो भारत के होने चाहिए। अर्थात कुल मिला के है कि भारत की जो मिलिट्री है वो दिन ब दिन मॉडर्नाइज होनी चाहिए। अब इसमें हमें इंडिजिनस और साथ साथ ग्लोबल वेपन जो दोनों इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा भारत की जो डॉक्ट्रीन है वो थोड़ी सी स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन है, ठीक है, हमें वो अपनानी चाहिए। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन क्या होती है? देखिए, भारत के पास एक बहुत बड़ी सेना है, ठीक है, आप अचानक से पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी को बॉर्डर पे ले जाके पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, तब तक तो वो सचेत हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। तो हमें कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या होती है कि हम छोटे छोटे रैपिड मोबिलाइजेशन वाले ग्रुप्स बनाए, ठीक है, और बैटल ग्रुप बनाए, और उसमें हम जो है शैलो शैलो और लिमिटेड अटैक करें, कि भाई उसमें एस्केलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन दुश्मन को पता भी चल जाए हमारा दम क्या है, हमारा जवाब भी है वो भी पता चल जाए। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा इसमें, स्पीड हमारी इतनी तेज रहेगी क्योंकि हमें छोटे छोटे बैटल ग्रुप बना के लड़ रहे हैं, ठीक है, रैपिड मोबिलाइजेशन होगा। इसका चौथा पॉइंट ये आता है कि डिटरेंस बाय एग्जॉशन। इसका मतलब यह है कि भारत पे अगर कोई हमला हो, तो भारत इतना जोर से उसका प्रतिरोध करे, इतना जोर से जवाब दे कि दुश्मन को कांप जाए, दुश्मन दोबारा सोच के हमला करने की कोशिश ना करे। विजिबल एस्केलेटेड रिटेलिएशन टू मेजर टेरर अटैक्स। ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, हम पे हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अभी लेटेस्ट हम कल परसों ये देख रहे हैं कि हमने ऑपरेशन महादेव में हमने जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया। इसमें ये बात आती है हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो बोलते थे कि गोली का जवाब गोला से देंगे। ये बिल्कुल सही सटीक बैठती है इसमें। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको हमें एक वॉर के जैसे देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं मानना पड़ेगा कि भाई वो जो है दूसरे लोग नॉन स्टेट एक्टर हैं, उसमें पाकिस्तान के स्टेट का कोई वो नहीं है। हम देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो आतंकवादी है, उन्हें पाकिस्तान की आर्मी के इक्विवेलेंट हमें एक चश्मे से देखना पड़ेगा। पिछले कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि हमने फोर्स के द्वारा आतंकवाद को कैसे जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब कुछ पॉइंट्स में हम ये देखेंगे कि फोर्स के अलावा भी आतंकवाद को किस तरह कमजोर किया जा सकता है, उससे लड़ने में हमारी भारत सरकार की एक प्रमुख भूमिका बन सकती है। तो उसमें एक पॉइंट आएगा लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। हमारे जो आतंकवाद के विरोध में जो कानून है, उनके विरोधी कानून है, जैसे यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट,
1967 1967 में जो बना था और रिसेंटली अमेंडेड हुआ है कब 2019 में। ऐसे कानूनों को और कड़ा बनाना चाहिए और उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसमें हालांकि अभी जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ उसमें इसको थोड़ी और शक्ति दी गई और इसमें यह बताया गया कि इस कानून के तहत अब प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है जो भी इसमें आरोपी रहेगा या ठीक है जो भी आदमी रहे चाहे यह इंस्टीट्यूशन रहे। साथ ही एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी ज़्यादा शक्ति दी गई है। पहले ये होता था कि वह फॉरेन में जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसे यह शक्ति भी प्रदान कर गई है। इसके अलावा भारत को कुछ और कदम उठाने चाहिए, जिससे में फास्टर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स होना चाहिए, इस सब पे भी काम होना चाहिए। अब इस सब पे सेंट्रल स्टेट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें पूरा भारत का जो नेशन स्टेट है वो एक जैसे काम होना चाहिए। उसमें पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बनना चाहिए, तभी यहां पे काम बन पाएगा। हमारा 6 पॉइंट है कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग। देखिए, कभी भी आतंकवादी हमला होगा ना, उसमें आइडियोलॉजी, उसमें जो आपका हिडन कॉन्स्पिरेसी है वो तो पॉइंट है ही, लेकिन साथ में उसमें जो फाइनेंसिंग है, अगर आप वहां से पैसा निकाल लेते हैं तो काफी हद तक टेरर का कमर टूट जाता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्रैक डाउन कर सकते हैं हवाला पर, नारकोटिक्स पर, क्रिप्टो करेंसी पर, फेक करेंसी नेटवर्क, ये सब के द्वारा ही जो आतंकवादी लोग हैं वो अपना पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं या इसके द्वारा पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो है जो इंटरनेशनल कॉपरेशन करती है ये टेररिज्म के फंडिंग को रोकने के लिए, जिसमें पाकिस्तान काफी दिनों तक ग्रे लिस्ट में रहा था। आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डी रेडिकलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह देखा गया है कि जहां पर भी रेडिकलाइजेशन या कट्टरवाद ज्यादा होता है वहां पे आतंकवाद के पनपने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है। जहां पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी होती है वहां पे आतंकवाद ज्यादा होता है, क्योंकि आतंकवादी लोग वहां पर जो मासूम लोग रहते हैं, जो उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उन्हें पैसे देकर, यहाँ जहाँ गरीबी ज्यादा होती है, काम नहीं होता है, वहां पे पैसे के लालच में भी उनसे गलत काम करवाते हैं या कुछ भी कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर में कई सारे रिसर्च में पता चला है कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी वो वहां की बेरोजगारी से डायरेक्टली लिंक थी। जैसे जैसे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, वहां पर जो पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग की समस्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसमें अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एंड एआई इंटीग्रेशन। हम पहले के पॉइंट में जैसे पढ़ चुके थे, लेकिन उसी को ये थोड़ा सा रिपीट हुआ है कि एडवांस सर्विलेंस होने चाहिए, हमारे फोरेंसिक होने चाहिए, फोरेंसिक जो हमारे लैब है उसको ज़्यादा एडवांस होने चाहिए, फेशियल रिकॉग्निशन होना चाहिए, ड्रोन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सारे एआई के काम होने चाहिए कि अगर मान लिया प्लेटफॉर्म में आपके सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और आपको आपके डाटाबेस में कोई एक संदिग्ध अपराधी है तो एआई ही उसको पकड़ ले, बता दे, इन्फॉर्म कर दे कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति जो है फलानी जगह पर दिखाया गया है। साथ ही हमें अपना जो अप्रोच है ये भारतीय एजेंसियों के लिए है, भारतीय अफसरों के लिए है कि जो इनका अप्रोच है फ्रॉम नीड टू नो टू ड्यूटी टू शेयर वाला होना चाहिए कि जानने से बेहतर अब हम हमारी ड्यूटी है कि इसको शेयर किया जाए। ये वाला जो अप्रोच है यह भारतीय अफसरों में होना चाहिए। अगला पॉइंट आते इसमें आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। देखिए, भारत आतंकवाद को झेलता है तो सीधा सीधा बात है कि भारत जो भी वैश्विक मंच पाए, जो भी वर्ल्ड स्टेज पाए, वहां पे चिल्ला चिल्ला के हमें अपनी बात बतानी चाहिए, चाहे वो यूएस हो। अभी हमने यूएस के साथ एक बहुत ही डिप्लोमेटिक विन हासिल किया है कि टीआरएफ को यूएस ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। जहां पर भी भारत को मंच मिले, चाहे वो ब्रिक्स हो, यूनाइटेड नेशन हो, एफएटीएफ हो, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पर भी हो, बिम्स्टेक हो, सार्क हो, वहां पे भारत को अपना कंसर्न रखना चाहिए। भारत को वैश्विक मंच पे विश्व के दोषों को अपने साथ लाना चाहिए, बताना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान कैसे स्पॉन्सर देश बना है आतंकवाद का। भारत की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? भारत की फ्यूचर स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाएं जो पूरे देश को इंटीग्रेटेड रखे। साथ ही हम प्रोएक्टिव डिफेंस अपनाएं। प्रोएक्टिव डिफेंस मतलब हम अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो कुछ होने से पहले ही पता लगा लें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी आर्म फोर्सेज, हमारी मिलिट्री, हमारी एजेंसियों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो 5 आइज हो, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी हो, चाहे वो किसी भी देश की हो। ठीक है, जहां से हमें जैसा सुविधा मिले, जितनी हेल्प में हमें वो लेनी चाहिए। ये भारत के लोगों के लिए। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? आपके क्या सुझाव है? भारत और कैसे टेररिज्म को काउंटर कर सकता है? जरूर कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।